हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिव्या साहू पर। तो आज हम शिक्षण प्रविधियों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि तथा व्याख्यान प्रविधि और स्पष्टीकरण विधि पढ़ ली थी। आज हम कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल एवं गतिविधि प्रविधि तथा प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि पढ़ेंगे। कहानी कथन प्रविधि। एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी। जैसे वाक्य से शुरू होने वाली कहानियाँ हम सभी ने अपनी दादी और नानी से सुनी होंगी और उसमें बताई गई बातें हम सभी को याद हैं। यही विधा कहानी कथन कहलाती है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। कक्षागत अनुशासन भी बना रहेगा और उनमें जिज्ञासा जागृत होगी। यह विधि मुख्यतः मौखिक ही होती है। आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो मौखिक रूप से ही सुनाएंगे। कहानी विधि का महत्व। बच्चे बहुत ध्यान से कहानियाँ सुनते हैं, आपने देखा होगा, तो इससे उनमें एकाग्रता बढ़ती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। वो सोचने लगते हैं उस कहानी को। आप जैसे जैसे डिस्क्राइब करोगे उनके सामने, वो वैसे वैसे उसको अपने माइंड में एक पिक्चर बनाते जाते हैं। तो कल्पना शक्ति का विकास होता है। अधिगम की तीव्रता, बहुत जल्दी सीखते हैं क्योंकि कहानी कथन विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षण क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि कहानी कथन स्तरानुकूल हो। अगर बच्चे के स्तर के अनुकूल होगी कहानी तो बच्चे जल्दी समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप कक्षा 2 में जा रहे हो और आपने कहानी का स्तर कक्षा 5 या कक्षा 6 के हिसाब से रख दिया, तो बच्चे फिर उसे समझने में अधिकतर जितने भी बच्चे होंगे वो उसे समझने में सहज नहीं होंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप स्तर के अनुकूल ही कहानी के शब्द और उसकी भाषा का चयन करें। इससे समझ में आता है कि कहानी कथन की भाषा सरल स्पष्ट हो। कहानी कथन कहानी कथन में प्रसंगानुसार, जैसे कि प्रसंग है तो उसी के अनुसार आप हाव भाव और आरोह अवरोह के साथ बच्चों के सामने प्रदर्शित करें। कहानी के साथ पाठ्य सह सामग्री का उचित प्रयोग होना चाहिए। अगर आप पाठ्य सह सामग्री का प्रयोग करेंगे तो कहानी अधिक प्रभावी होगी। कहानी कथन के बाद अधिगमकर्ता से बोधगम्यता के प्रश्न अवश्य पूछें इसलिए क्योंकि आपने जो कहानी के माध्यम से जो आप सिखाना चाहते थे, बच्चे ने उसको कितना ग्रहण किया, क्या सीखा उससे, और बच्चा ध्यान से सुन रहा था या नहीं, ये आपको प्रश्नों के माध्यम से ही पता चलेगा। निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। यह तथ्य पूरी तरह स्थापित है कि देखी हुई घटना वस्तु भूलती नहीं है। जिस घटना को आप देखते हैं अपनी आंखों से, उसको आप भूल नहीं पाते। इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर स्थायी होता है। शिक्षण करते समय यदि छात्र को पाठ्य विषय में शामिल वस्तुओं, घटनाओं के अवलोकन एवं निरीक्षण का अवसर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम प्रभावशाली होगा। वास्तव में किसी वस्तु, स्थान, कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही अवलोकन है। सभी विषयों में, विशेषकर विज्ञान, अब आप विज्ञान में अगर जैसे कि आप पुष्पों के भाग पढ़ा रहे हैं और पेड़ पौधों के बारे में, तो आप अगर उनको बच्चों को पेड़ पौधे दिखा देंगे या जिस भी पुष्प के विषय में आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि सरसों का पुष्प, तो आप अगर उसे दिखाएंगे तो वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से उसे समझ पाएगा। तो विशेषकर सभी विषयों में, विशेषकर विज्ञान, कृषि तथा सामाजिक विज्ञान के लिए यह अधिक उपयोगी है। समझना, परखना ही इस विधि का मूल तत्व है कि आप समझे, परखें स्वयं से। तो बच्चों को ऐसा मौका दें कि वो स्वयं ही निरीक्षण करें, अवलोकन करें। समूह शिक्षण एवं उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग प्रभावी होता है। इस विधि से निरीक्षण करते समय ध्यातव्य बिंदु इस प्रकार हैं। अवलोकन
निरीक्षण की प्रक्रिया क्रमबद्ध हो, कब कहाँ किसका और क्या कैसे अवलोकन करना है यह छात्रों को पता होना चाहिए। उद्देश्य का पूर्व निर्धारण जरूरी है। छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अवलोकन निरीक्षण करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण के बाद उसकी आख्या लेखन आवश्यक है। आप जो वो सीखते हैं तो उसकी आख्या लिखना आवश्यक है। उदाहरण विधि। किसी कठिन और गूढ़ तथ्य घटना वस्तु को सामग्री प्रसंगों अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता साहस बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सकता है। एस.के. कोचर उदाहरण का अभिप्राय एस.के. कोचर के अनुसार उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान चित्र चार्ट आदि वस्तुओं से है जो क्लिष्ट विचारों का वर्णन करते हैं, जो क्लिष्ट यानी कठिन विचारों का वर्णन करते हैं और उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं। ये सीखने वालों की भावनाओं कल्पनाओं को प्रेरित करते हैं, जिससे उनके विचार स्पष्ट होते हैं और वह सही ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनते हैं। उदाहरण की सहजता इसका सबसे बड़ा गुण है, यानी उदाहरण बहुत ही सहज हो और सभी को समझ में आए ऐसा उदाहरण। शिक्षण कार्य जितने ज़्यादा उदाहरणों दृष्टांतों से समझाया जाएगा वह संप्रत्यय छात्रों को पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। वह गलतियों की संभावना कम रहेगी। स्वर संधियों में दीर्घ संधि के अर्थ को हम जितने उदाहरण जैसे कि रामायण विद्यालय सदाचार रामाज्ञा देवालय मुख्यालय आज्ञानुसार आदि से स्पष्ट करेंगे, दीर्घ संधि का अर्थ उतना ही ग्राह्य बनेगा। यानी कि हम किसी भी तथ्य या नियम को समझाते हैं तो उससे जुड़े ढेरों उदाहरण जो है बच्चों के सामने अगर रखते हैं तो उनके मस्तिष्क में उसका ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा और फिर वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। जो मनुष्य नेक सलाह देता है वह एक हाथ से निर्माण करता है। जो मनुष्य उपयुक्त परामर्श को साथ मतलब जो भी परामर्श वो दे रहा है उसके साथ दृष्टांत देता है, यानी अपना उदाहरण जो प्रस्तुत करता है वह दोनों हाथ से निर्माण करता है। यानी आपके कोई भी आप नियम बता रहे हैं तो उसके साथ आपको उदाहरण देना अति आवश्यक है ज्ञान को स्पष्ट और स्थायी करने के लिए। उदाहरण विधि का प्रयोग। उदाहरण सरल व स्पष्ट हो, स्पष्ट भाषा में हो, उदाहरण में विविधता हो, मतलब अलग अलग उदाहरणों से समझाया जाए कोई भी चीज़। उदाहरण स्तर अनुकूल हो, बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, पूर्व ज्ञान से संबंधित व रुचिकर हो। अब अगर बच्चे को ऐसी चीज़ आप सामने रख देंगे जो उसने कभी भी देखी सुनी नहीं है तो फिर वो आपका उदाहरण भी उसके स्तर ऐसे उदाहरण को उसके स्तर के अनुकूल नहीं माना जाएगा। आपको उदाहरण ऐसा रखना है जो बच्चे के स्तर के अनुकूल हो, यानी उसके पूर्व ज्ञान जो उसने देखा हो या सुना हो या उसके विषय में कुछ तो जानता हो तो ही आपका उदाहरण उसे समझ में आएगा। तो पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरण होगा तभी वो रुचिकर होगा। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर उन्मुख हो। पहले सरल इसलिए क्योंकि वो बच्चा जानता है और जानने से अनजानी चीज़ के विषय में बताएंगे तो वो सरल से कठिन या ज्ञात से अज्ञात की ओर ही इसमें सूत्र लग जाते हैं और बच्चा इसे बहुत अच्छे से समझ भी जाता है। खेल विधि। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी के द्वारा बालक अपने को मूल रूप में व्यक्त करता है। ह्यूजेस एवं ह्यूजेस के अनुसार वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः क्रीड़ा विधि कहलाती है। बच्चे को खेलना बहुत पसंद होता है। आप देखते हैं कि ज़रा सा वो आप इधर उधर देखने लगो और वो कुछ ना कुछ खेलने लगते हैं, तो ये उनकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इस विधि से अगर हम उन्हें कुछ सिखाना चाहें तो वो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। खेल खेल में सीखो यह कथन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को संकेत करता है।
इस विधि ने परंपरागत शिक्षण को नवीन दिशा दी है, जिससे शिक्षण ज़्यादा रुचिपूर्ण हो गया है। पहले क्या होता था कि बच्चे बैठ जाते थे और जो शिक्षक होते थे वो सबके मतलब ऐसे बैठकर सामने बच्चों के और शिक्षा मौखिक रूप से देते रहते थे और बच्चे उसे कंठस्थ करते रहते थे। बहुत ही शांति से बच्चे बैठकर सीखते थे। लेकिन अब खेल विधि को अधिक प्रोत्साहन मिलने लगा है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया रुचिपूर्ण होने लगी है। रायबर्न ने इसके महत्व को बताते हुए कहा भी है, यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास करती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर व्यक्तित्व को संतुलित करती है। बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है और बच्चे का व्यक्तित्व संतुलित होता है और विकसित होता है। खेल विधि से शिक्षण करते समय हम परिवेश में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करते हैं। अगर उसमें अभिनय को शामिल कर दें तो शिक्षण जीवन से संबंधित होगा और रुचिकर हो जाएगा। शिक्षण में इसके महत्व को फ्रोबेल ने सबसे पहले रेखांकित किया। गिनती का ज्ञान करना हो या अक्षर का ज्ञान देना हो तो बच्चों की पंक्तियां बनवाएं, बच्चों के क्या करें, पंक्तियां बनवा लें, उसका नाम क, ख, ग आदि रख दें और फिर दौड़ लगवाएं। दौड़ में उनके स्थानों की गणना में 0, 1, 2, 3 का ज्ञान दिया जा सकता है। प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है हमारी प्रयोगात्मक विधि। नाम से ही स्पष्ट है, जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इस विधि का आधार वैज्ञानिकता एवं तार्किकता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय एवं एकाग्र रहते हैं। जब आप बच्चे को प्रयोग करने का अवसर देंगे तो बच्चे एकाग्र रहेंगे और स्वयं सक्रिय रहेंगे, तो बच्चे का ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और स्वयं करके सीखने का अवसर होने से अधिगम स्थायी होता है। इस विधि में बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं, इसलिए सीखना सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे कि आप स्वयं करके देखिए कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। आप ऐसे क्वेश्चन बच्चों से कर सकते हैं, तो वो बच्चा जब स्वयं करके देखेगा तो उसका ज्ञान सहज हो जाता है। ये आप भी करके देख सकते हैं। प्रयोग विधि का उपयोग कहाँ उपयोग होता है? किसी वस्तु के बारे में जानना हो तो क्या क्या करेंगे? वस्तु देखने में कैसी है, वस्तु का रंग कैसा है, वस्तु का आकार कैसा है, छूने पर वस्तु कैसी लगती है, पटकने पर कैसी आवाज़ आती है, वस्तु हल्की है या भारी है, इन्हें भी जानें। प्रयोग विधि से क्रियाशीलता बनी रहती है। ज्ञान प्रक्रिया दो तरफा होती है। कल्पना व यथार्थ का अंतर पता चलता है। जिज्ञासा पूर्ति में सहायक है। जैसे कि आप कोई चीज़ को ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब उसे करके देखेंगे तो आपकी जिज्ञासा शांत होती है, और जो आपने कल्पनाएं बना रखी होती है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, तो जब आप करके देखेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि कैसा होगा, तो बच्चे का ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही होगा। उसको कल्पनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट विधि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।